नमस्कार। आज हम मौलिक अधिकार को देखेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग मौलिक अधिकार को देखा था। आर्टिकल 28 तक हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब हम लोग 29 और 30 को देखेंगे और उसके बाद फिर 31 और अंतिम वीडियो में हम लोग आर्टिकल 32 को देखेंगे। उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 28 और 29 और 30 और 31। ये तीन को पहले समझ लेते हैं, 32 को हम लोग अगली बार देखेंगे। तो मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। मौलिक अधिकार 29-30 में इस बात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 29 में कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग, संविधान में इस बात की कोई परिभाषा नहीं दी गई थी कि अल्पसंख्यक है कौन, किसको अल्पसंख्यक भारत सरकार मानेगी, ये कौन अल्पसंख्यक है। लेकिन इसके बाद में एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और वहाँ पे टीएम पाईवाद में 2002 में अल्पसंख्यकों की कुछ परिभाषा तय की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा ये हुई कि जिनकी संख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक हैं। जिनकी संख्या 50% से कम है उनको अल्पसंख्यक माना जाएगा। यानी कि भारत के ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं। पूर्वोत्तर के ऐसे राज्य हैं जहाँ हिंदू भी अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी संख्या वहाँ 50% से कम है। तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अब यहाँ बात ये समझना है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। जैसे अल्पसंख्यक वर्ग कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार दो तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों को भी चिन्हित करती है। एक है उनकी संख्या के आधार पर और एक है उनके जैसे भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है कि जिनकी संख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। भारत सरकार भी इस बात को मानती है कि जिनकी भाषा, यानी कि जिस क्षेत्र में कोई भी भाषा बोलने वालों की संख्या कम है वो अल्पसंख्यक हैं, और एक है कि कोई भी धर्म मानने वालों की संख्या कम है वो अल्पसंख्यक हैं। तो जैसे भाषाई आधार पर तो केवल भाषा, जाति और धर्म के आधार पर और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई व्यक्ति उर्दू पढ़ के आया है और वो आगे पढ़ना चाहता है किसी कॉलेज में जहाँ की भाषा इंग्लिश है, जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो भी आप उसको नहीं रोक सकते कि ये उर्दू पढ़ के आया है। कोई व्यक्ति संस्कृत में पढ़ के आया है तो आप उसको नहीं रोक सकते सरकारी शैक्षणिक संस्थान में। प्राइवेट में आप उसके लिए क्राइटेरिया, नियम बना सकते हैं कि हमारे यहाँ मैट्रिक इस भाषा में हो या इंटर इस भाषा में हो या ग्रेजुएशन इस भाषा में हो, आप कर सकते हैं। लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थान में इस पर रोक नहीं लगाया जा सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने टीएम पाईवाद 2002 में अल्पसंख्यकों के संबंध में यह परिभाषा दी कि जिसकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक है। जो 50% से जिस संख्या में, जहाँ पे जिस क्षेत्र में 50% से कम होगा उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा। तो इसके आधार पर भारत में भी दो आधार पर निर्धारण किया गया है, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर। भारत में 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं: मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। मुस्लिम आपको पता है कि भारत में सबसे पहला मुसलमान जो शासक हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो गुलाम वंश का था। उससे पहले भी मुसलमान भारत में आते रहे थे, लेकिन अस्थायी रूप से कोई नहीं बसा था। ईसाई, अंग्रेज़ों के आने के समय भारत में ईसाई आए। बौद्ध धर्म आपको पता है कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध जो हैं सो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। जैन भी ईसाइयों का ही एक ये पंजाबियों का ही एक निकला हुआ पार्ट है, जैन भी। और पारसी, जैन यानी कि सिख, जैन का मतलब है सिख। और पारसी जो है सो ईरान से भारत में आए हैं, वो मूलतः ईरानी है। जैसे दादा भाई नौरोजी जो है इतिहास में वयोवृद्ध पुरुष कहलाते थे, तो दादा भाई नौरोजी जो हैं पारसी थे। साइरस मिस्त्री, पूनावाला जो कि कोरोना वैक्सीन की दवा बनाने वाली कंपनी थी, वो सारे जो हैं सो पारसी हैं। तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ अल्पसंख्यक घोषणा पत्र 1992 के आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण होता है। राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है।
जैसे महिला कॉलेज में लड़का नहीं पढ़ सकता है। तो राज्य को ये अधिकार अधिकार मिला हुआ है कि राज्य चाहे तो वो भाषाई लिंग के आधार पे भेदभाव कर सकता है। जैसे महिला कॉलेज की स्थापना, महिला स्कूल की स्थापना, ये सब स्थापना राज्य कर सकता है जहाँ केवल लड़कियाँ ही पढ़ेंगे, लड़के वहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का भेदभाव हो गया, तो इसको राज्य कर सकता है। आगे हम लोग अनुच्छेद 30 देखते हैं कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। तो कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा कोई भी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। जैसे आप देखिए मदरसा, जैसे संस्कृत विद्यालय, ये दोनों जो है सो एक प्रकार से अल्पसंख्यक हैं, ये भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं। एक तो उर्दू पढ़ने वालों की भी संख्या कम है, तो वो एक प्रकार से भाषाई अल्पसंख्यक हो गए हैं। मुस्लिम जरूर, और वो अल्पसंख्यक ही हैं, लेकिन भाषाई आधार पर भी अल्पसंख्यक हो गए कि वहाँ उर्दू पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। दूसरा है संस्कृत विद्यालय। संस्कृत विद्यालय में भी आप देखिए कि संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या कम है, तो ये भी एक प्रकार से अल्पसंख्यक हो गए। तो ये दोनों, यानी कि मदरसा हो गया या संस्कृत विद्यालय हो गया, ये दोनों जो है सो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगी, यानी कि सरकार के अनुदान से ही ये चलते हैं। अगर कोई बच्चा हिंदू है और अगर वो उर्दू पढ़ना चाहता है तो वो मदरसा में जाकर एडमिशन ले सकता है। अगर कोई बच्चा मुस्लिम है और वो संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत विद्यालय में जाकर एडमिशन ले सकता है। वहाँ उसके धर्म पे कोई रोक टोक नहीं होगा कि ये धर्म मानने वाला व्यक्ति ये लैंग्वेज नहीं पढ़ेगा। हाँ, आपको उस लैंग्वेज को पढ़ना होगा उसी भाषा में जो वहाँ पढ़ाया जाएगा। तो संस्कृत विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई होगी, वहाँ पढ़ना होगा, या वहाँ जो सब्जेक्ट रखा जाएगा वहाँ पढ़ना होगा। आप जब मदरसा में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ जो सब्जेक्ट रखा जाएगा उसको पढ़ना होगा। तो इस आधार पर सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने कई एक राज्यों में सुना होगा, जैसे असम में, कि वहाँ मदरसा को बंद कर दिया गया, कहे कि पढ़ने वालों की संख्या न के बराबर थी। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मदरसा को हाईटेक करेंगे, कंप्यूटर से जोड़ेंगे, तो राज्य सरकार उसमें अनुदान देती है, राज्य सरकार उसमें अपने हिसाब से बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 31, राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर 301 कानूनी अधिकार, कानूनी या संवैधानिक अधिकार इसको कहा जाता है, रख दिया गया। अब आर्टिकल 19 में भी हम लोगों ने पढ़ा था और फिर आर्टिकल 31 में भी इस बात को हम लोग पढ़ रहे हैं कि संपत्ति के अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको वहाँ से हटा के कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक हो गया जिसका संविधान में वर्णन है। इसका पहले संविधान में वर्णन था लेकिन वर्तमान में इसका वर्णन संविधान में नहीं है, तो हटा दिया गया। तो ये अब हो गया संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संवैधानिक। अब मौलिक अधिकार था कि सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर नहीं सकती थी, क्योंकि मौलिक अधिकार केवल आपातकाल के समय ही निलंबित किए जा सकते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा और किसी भी तरीके से उनका निलंबन नहीं हो सकता है। और भी आर्टिकल 20-21 तो किसी भी सूरत में बाहर नहीं होंगे। बाकी आर्टिकल आप आपातकाल के समय उसको निलंबित भी कर सकते हैं। इस तरह से संपत्ति के अधिग्रहण में सरकार को काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी, इसलिए सरकार ने इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर संवैधानिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया। तो आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 32 को देखेंगे, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। उसके बाद हमारा मौलिक अधिकार का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।